बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होती हुई नज़र नहीं आती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशिया बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के मुकदमात भी उनके फैसले हर रोज़ सामने आ रहे हैं। उनके रहनुमाओं को सज़ा दी जा रही है और इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में कई और मुकदमात जो इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं या जिसका फैसला महफूज हो चुका है लाहौर वाले मुकदमे का, उसमें भी उन रहनुमाओं को सज़ा सुना दी जाएगी जो लाहौर की कोट लखपत जेल में इस वक्त कैद हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ कभी एहतजाज की बात करती है, कभी मुज़ाकरात की बात करती है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने यह कहा कि अगर मुज़ाहमत करनी होगी या मुज़ाकरात तो सूबाई हुकूमत भरपूर तरीके से उसका साथ देगी। गोया तहरीक इंसाफ से भी ये आवाज़ें अब उठना शुरू हो गई हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए ताकि ये मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। दूसरी तरफ ये गिला है हुकूमत को, और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो इन सज़ाओं को बिल्कुल जायज़ करार देते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान ने अपने ओहदे पर बैठ कर जिस तरीके से इख्तियारात से तजावज़ किया उस पर सज़ा बनती थी। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब को दीगर मामलात में जो 9 मई के मुकदमात हैं वो भी उनके गले पड़ेंगे, क्योंकि इस बारे में भी अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि फैज़ हमीद साहब की सज़ा के बाद इमरान खान साहब को भी 9 मई के हवाले से सख्त तरीन फैसले का सामना करना पड़ सकता है। इन हालात में क्या हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राज़ी होगी? मुज़ाकरात करवाएगा तो कौन करवाएगा? महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो एहतिजाजी तहरीक का ऐलान करें या अगर बातचीत करनी है तो वही करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त इमरान खान साहब के ट्वीट से जिस तरीके से टारगेट किया जाता है अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को, उससे भी मामलात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? पहले ये बातचीत भी चली कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से मुंतकिल किया जा सकता है, पंजाब के किसी दूर दराज इलाके में या बलूचिस्तान। उसकी अगरचे तरदीद भी आ चुकी है, लेकिन इस बारे में गौर भी किया जा रहा है, क्योंकि रावलपिंडी में होते हुए हर रोज़ तहरीक इंसाफ के कारकुनान या इमरान खान साहब की हमशीरा वहाँ पे पहुँचती हैं। बाज़ वज़रा का ये कहना है कि उससे निज़ाम हुकूमत भी डिस्टर्ब होता है और कई ऐसे जो बैरून मुल्क से आए हुए मेहमान होते हैं उनके लिए भी एक अच्छा माहौल नहीं है कि वहाँ इस्लामाबाद में मुजाहरे हो रहे हों या एहतजाज हो रहा हो। क्या वाकई वहाँ उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है और फिर ये मुकदमात के फैसले इसी तरीके से तवक्को थे? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब निसार राणा साहब। राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर साफ़ी सीनियर तजियाकार जनाब रिजवान रज़ी साहब प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे और मुमताज़ कानूनदान जनाब हसन रज़ा पाशा साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। रिजवान रहमान रज़ी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को। हुकूमत खुश दिखाई देती है, सज़ाएँ हो रही हैं, तहरीक इंसाफ के लोग रोज़ाना उनके ख़िलाफ़ फैसले आ रहे हैं। इन हालात में तो हुकूमत की मौजें ही मौजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती है, क्योंकि मुज़ाकरात की बातचीत भी चलती रहती है, ये भी कहा जाता है, और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं वो तो हर रोज़ एक नवीद सुना दिया करते थे कि जी बस बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं, ये दिसंबर का महीना होगा और वो जेल से बाहर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ तो उनके मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने और मैंने मिल के अपने भाई इसार राना को काबू ना किया तो ये भी आज खुशखबरी सुना के उठेंगे कि इस बानी पीटीआई कब बाहर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है, देखिए, किसी भी सियासतदान को सजा हो उसके ऊपर कोई दूसरा सियासतदान खुश नहीं हो सकता, और अगर वो खुश होता और है ना तो वो हमें खुश होना चाहिए सियासतदान है। मेरे ख्याल में। और मेरा ख्याल है कि मुझे भी कोई एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही इस बात के बिल्कुल ऊपर। ठीक। पाकिस्तान की सियासत जो है वो पहले भी क्रेडिबिलिटी लैक करती है, और इस तरह की बातों के नतीजे के अंदर ओवरऑल सियासत यानी कि कारोबारी हुकूमत का जो इल्म है उसको मजीद नुकसान पहुंचता है। जब उसको नुकसान पहुंचता है, सियासत डिस्क्रेडिट होती है, सियासतदान डिस्क्रेडिट होता है, तो हमारे अवाम का रियासत के ऊपर जो एतबार है वो खत्म होता है। तो लिहाजा मैं तो भाई इस तरह की सजाओं के ऊपर कतई खुश नहीं हूं, बल्कि बिल्कुल मैं ठीक। इस बात के ऊपर दुखी हूं कि यार ये ना ही करते आप तो क्या बेहतर था। और मेरा मतलब है कि इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आपने भी अपने इब्तदाइये के अंदर फरमाया कि मुज़ाकरात करने हैं या एहतजाजी तहरीक चलानी है, यही असल में मसला है।
देखिए पीटीआई की तरफ से दिए गए मैंडेट, यानी कि बानी पीटीआई के मैंडेट को लेके बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो और महमूद अचकजई साहब वो जाके स्पीकर कौमी असम्बली से मिलते हैं और कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात शुरू करिए। वो कहते हैं जी बिल्कुल करिए, ऐसे तो बड़ी पहले की कह रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू करें। तो वो कहते हैं जी आप थोड़ा सा कोई अपनी तरफ से जेस्चर दें, और जेस्चर ये दें कि बानी पीटीआई की मुलाकात करवा दें उनकी फैमिली मेंबर से। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने हुकूमत से कहा कि जी मुलाकात करवा दें। हुकूमत ने एक ही बात कही कि जनाब आपने बाहर आके कुछ सियासी बयान नहीं देना, मुलाकात कर ले। बुशरा बीबी से उनकी फैमिली हर हफ्ते मिलती है, तो इनसे भी मिल लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है, मिलने दिया जाए। लेकिन आप वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके जब बाहर आते हैं तो फिर ट्विटर हैंडल से जो जहर उगला जाता है बानी पीटीआई के, तो वो उस तमाम मुमकिनात को खत्म कर देता है। मैं और आप जो है मलिक साहब देहाती बैकग्राउंड रखते हैं। जुबान के ऊपर जिंदगियों के फैसले होते हैं, जुबान के ऊपर कारोबार होता है, और अगर आपकी जुबान नहीं है, आप अपने वादे का पास नहीं कर सकते, तो फिर भाई आप कारोबार में हो, आप जॉब में हो, आप अमूमी मुआशरती जिंदगी में हो, आपका इतबार नहीं किया जा सकता। एक तरफ आप कहते हैं जी कोई सियासी बयान नहीं होगा, दूसरी तरफ आप कर देते हैं। मुझे जाती तौर पे इस अमर की तकलीफ है। मैं समझता हूं कि रियासत के तमाम जो इस वक्त सियासत के तमाम फरीकैन हैं, उनको आपस में डायलॉग करना चाहिए। लेकिन हम क्या करें कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो पहली सट्टे इस डायलॉग पे कुल्हाड़ा मारती है कि इन चोरों लटेरों से तो कोई बात नहीं हो सकती, और जिनसे वो बात करना चाहती है वो आगे से कम से कम 3 मरतबा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि भाई सानू तुहाडे नाल कोई गल नहीं करनी। तो मामला कैसे आगे बढ़े? बिल्कुल ठीक है। इसार राणा साहब, इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को आज सज़ा हुई, जैसे कि रज़ी साहब ने भी कहा, खुशी वाली कोई बात नहीं है। सियासत के अंदर ऐसे दिन नहीं आने चाहिए कि साबिक़ वज़राए आज़म हों, उनको सज़ाएँ हों, और मेरे ख्याल में एहतसाब है तो वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। इस बात को हमेशा हमने कहा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा माजी में अगर आपको लेकर जाऊँ राणा साहब, आपने देखा होगा मियाँ नवाज शरीफ के फैसले आ रहे थे, न्यूज़ रूम्स के अंदर मिठाइयाँ बांटी जाती थी, और जो फैसले के बीपर दे रहे थे वो मुबारक हो कि जो है सदाएँ लगाते हुए टेलीविज़न पर ये ख़बरें ब्रेक कर रहे थे। मीडिया के वो लोग भी थे कि जिनको वज़ीर आज़म को हटाने पे खुशी होती थी, मिठाइयाँ बांटते थे, जश्न मनाने थे, और आज वही मुल्क से बाहर बैठ के अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जहर उगलते हैं, एक प्रोपेगेंडा करते हैं, एक मुहिम चलाते हैं। ये डिवीजन तो फिर तहरीक इंसाफ ने खुद पैदा की ना। हमें तो अफसोस है उनकी सज़ा पे, लेकिन उस वक्त जो दूसरे रहनुमाओं को सज़ाएँ मिलती थी, इमरान खान साहब भी मिठाई खाते थे, दूसरों को मिठाइयाँ खिलाया करते थे। नहीं, अगर ये इस बात को यहाँ आप थोड़ा और पीछे ले जाएं, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पे मिठाइयाँ बांटी गई थी और उसको कहा गया था कि वतन तोड़ने वाला है अपने जलसों में, वहाँ से मेरा ख्याल शुरू करने के वहाँ से ये गलत बात है। मीडिया हाउसेज मिठाइयाँ नहीं बांटते थे, तो तब आपके मीडिया हाउसेस थे नहीं ना, अखबारात की बराह रास्त कवरेज तो कोई नहीं कर सकता था ना। नहीं तो क्या उस दौर के अखबारात के मालकान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये साबित करने के लिए कि वो जब उनकी मैयत आई है तो वो मुसलमान नहीं थे, पूरे एडिशन नहीं छापे आप लोगों ने? उस दौर के जो सहाफ़ी थे, जो एडिटर्स थे, अखबार के मालकान थे, क्या उन्होंने भुट्टो के फांसी के ऊपर खुशी का इजहार नहीं किया था अपने इदारियों में? तो मेरा ख्याल है अगर यही करना है तो बहुत पीछे से फिर यहाँ से शुरू करते। और दूसरी बात ये, रज़ीक भाई की बात को मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि ये जो क्रेडिबिलिटी सियासत ने खोई है, लेकिन ये खाली सियासत ने नहीं खोई, ये सहाफ़त ने भी खो दी और ये अदालत ने भी खो दी। एक ऐसी अदालत जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब का अब से 8 साल पहले नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकला हो तोशा खाना केस में, और आज तक वो मौजे कर रहे हो, और एक ऐसी अदालत मिनटों के अंदर ऐसे करके एक बंदे को सज़ा दे दे, तो क्या क्रेडिबिलिटी इन फैसलों की रह जाती है? आए बाहर चल के किसी रेडी वाले से बात करें, वो इस सज़ा को क्या देखता है, आपको पता चल जाएगा कि क्या देखता है सज़ा को। मैं तो ये कहता हूँ दे इमरान खान को 100 साल की सज़ा, लेकिन जो पहले केसेस, उससे पहले तोशा खाना के केसेस हैं, वो कहाँ चले गए? वो उस पर कोई क्यों नहीं बात करता? इमरान खान की घड़ी तो आपको नजर आती है जो बतौर वजीर आजम ली, लेकिन एक शख्स जो वजीर आजम भी नहीं था और उसने वहां से गाड़ी निकलवा के अपने पास रख ली, उस पर कोई बात नहीं करता।
तो जब आप ये नहीं करते तो इन फैसलों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये हवा में उड़ जाएंगे जब वक्त आएगा। क्या नवाज शरीफ साहब को उम्र मामला कैद की सजा मामला नहीं थोड़ा हुई सा डिफरेंट नहीं है अपना रिसार राणा साहब अंडर इनवाइसिंग का, गलत बयानी का और अपने पास रखने का बगैर उसको फाइनलाइज किए तोशा खाना से तो लिए जाते रहे हैं। कह रहा हूं कि जी बहुत ही गलत है। मैं तो सर मैं कह रहा हूं बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। इमरान खान ने अगर ऐसा किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बेनामी अकाउंट से जरदारी की गाड़ियों के पैसे गए हों तो वो सही है। नवाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम नहीं और 8 साल बाद 9 साल बाद उन गाड़ी ले लें, वो ठीक है क्या? मतलब इस सजा को की जस्टिफिकेशन में हम ये कह सकते हैं कि वो सब ठीक है? अगर ये क्या कहते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब ने 65 लाख की घड़ी, फिर उनकी बेगम ने 1.5 करोड़ के तोहफे, शौकत अजीज ने 9 लाख की घड़ी, फिर उसके बाद सैकड़ों तोहफे, फिर आपके ये ताज़ा वजीर आजम, निगरान वजीर आजम साहब जो हैं, उन्होंने माशाल्लाह 125 तोहफे लिए हैं, तो क्या वो सारे अंडर इनवाइस के मुताबिक लिए गए थे? क्या नवाज जरदारी साहब ने जो गाड़ियां 3-3, 4-4 निकलवाई वो इनवाइस के तहत निकलवाई थी? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2.5 करोड़ की घड़ी जो ली थी, वो सारे ठीक ने, वो सारे दूध दे तोले ने। ए बड़ा पैड़ा है, एनू टांग दो बस। मैं कहता हूं इसे टांग दें, लेकिन जो ये लोग हैं जिन लोगों ने ये किया उनको कौन पूछेगा? अगर नहीं पूछेगा तो इन फैसलों की कोई वक़्त वैल्यू नहीं है। मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। राणा साहब, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हसन रज़ा पाशा साहब भी मतलब मौजूद हैं। पाशा साहब, फैसले धड़ाधड़ आ रहे हैं जिस तरीके से, खासतौर पर 9 मई के अगर मुकदमात को देखा जाए, एक अमूमी तासर ये बनता चला जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की सज़ा के बाद 9 मई में अब इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तोशाखाना 2 में उन्हें 17 साल की सज़ा हो गई। अब अगर 9 मई के हवाले से जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ज़ेन साजी करने वाले या मनसूबा साज थे, अब उनको भी गिरफ्त में लाया जाएगा, ये मामला उधर जाएगा? मलिक साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया। अब देखिए, एक होता है सिविल नेचर का केस, दूसरा होता है क्रिमिनल। मैं सिर्फ 2 चीजों की बात करता हूँ। जी। अब क्रिमिनल केस 9 मई के केसेस बने हुए हैं और कई केसेस में अभी जो मैं फैज हमीद से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि जनरल फैज हमीद के साथ रिलेटेड अगर केस में 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब का नाम इस वक्त तक अभी तक नहीं आया, तो इतना बिलेटेड स्टेज पे जब भी किसी मुल्ज़िम का नाम आता है, चाहे वो किसी भी एविडेंस की बुनियाद पे, कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आएगी ना। अब कानून में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। साफ नजर आएगा कि ये मैनेज किया जा रहा है। पहले अगर लेके आते जनरल फैज हमीद साहब को 9 मई के हवाले से, चूंकि जो पहले फैसला आ चुका है जनरल फैज हमीद साहब का, उसमें ये कहा गया है कि जो अनरेस्ट बाकी जो केसेस हैं 3-4 जो उन पे जो इल्जामात हैं उनकी बाद में फैसला आएगा या उन पे कोर्ट मार्शल के हवाले से बाद में देखा जाएगा। तो इट मीन्स कि उनका तो पेंडिंग है। क्या इस वक्त तक उनके इस मामले को इमरान खान साहब के साथ कनेक्ट किया गया है? मेरा ख्याल है अभी तक हमारे सामने तो कोई ऐसी दस्तावेज जैसे उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। और अगर आज पैराशूट के जरिए तो उसकी एविडेंसी और उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो ये चीज बहरहाल मैं क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इसको कैसे इंटरलिंक किया जा सकता है। तो अगर बिलेटेड स्टेज पे इंटरलिंक करते हैं तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। अगर ये जो मुकदमात आज जो फैसला आया तोशाखाना 2 केस का, जिस पे हुकूमत समझती है जनाब इमरान खान साहब के हवाले से फैसला बड़ा दुरुस्त है, PTI इसे जो समझती है कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, प्रॉपर मौका भी नहीं दिया गया जिस तरीके से फैसला सुनाया गया अर्जेंसी के अंदर, आप समझते हैं ये फैसला आगे जाके PTI के रहनुमा जो इमरान खान साहब है उनकी फेवर में या बुश बीबी की फेवर में आ सकता है? मलिक साहब, इससे पहले 2 केसेस तोशाखाना 1, साइफर, इन 2 केसेस में जिस अंदाज में प्रोसीजर डेफिशिएंसीज प्रोसिक्यूशन की तरफ से देखने में आई और जिस तेज रफ्तारी से और बरक रफ्तारी से उनका प्रोसीजर को स्किप करते हुए फौरी तौर पे रातों को फैसले सुनाए गए, उस हुआ और वो ये हुआ कि एपेलेट कोर्ट में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को रिलीफ मिला। पूरे इस ट्रायल के दौरान
इमरान खान साहब के वकला ने कहीं पे ये ऑब्जेक्शन, ये एतराज नहीं किया कि हमें ना जरा का मौका सही नहीं दिया जा रहा, या हमें डिफेंस शहादत सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो कि आपको याद होगा कि जो पहले 2 केसेस है उनमें हर रोज हर डेट ऑफ हियरिंग पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती थी, प्रेस ब्रीफिंग भी होती थी, और वो एतराज़ात भी करते थे, कोर्ट में एतराज़ात करते थे। लेकिन इस केस में कहीं भी ये बात नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट जो डिफेंस है, मैंने केस तो पढ़ा नहीं है, एविडेंस भी मैंने नहीं पढ़ी जिसको मैं थ्रेश आउट कर सकूं, लेकिन ये बात है कि वकला सफाई जो है उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं किया कि हमें हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, या हमें मौका जो है वो सही तरह फराहम नहीं किया जा रहा। इस बात की सिग्निफिकेंस है इसमें। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में आज ये कहा गया कि जब वो खुद फैसला सुन रहे थे तो उन्होंने बाइकाट किया उस फैसले का, और जो अपने वकला थे जिन्होंने हाजिरी लगाई उस पर भी वो नाराज़ हुए जी आपको हाजिरी नहीं लगानी चाहिए थी। तो ये देखिए, ये तो मलिक साहब एक नेचुरल फिनोमेना है, एक कुदरती सी बात है कि अब एक मुलजम जिसको सजा सुनाई दी जा रही हो तो वो कोई खुश तो नहीं होंगे, तो उन्होंने कहीं पे तो गुस्सा उतारना है, तो वो बेचारे वकला पे गुस्सा उन्होंने उतार दिया होगा। मैं ये नहीं कहता कि फैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए था, या फैसला गलत हुआ, लेकिन एक चीज बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है, ह्यूमन साइकी भी ये है कि जब ये फैसले आ जाते हैं, जब इस तरह की सूरत हाल आती है, तो कोई भी कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का भी इंसान हो, तो वो यकीनी तौर पे उसका रिएक्शन जो है वो ऐसे आता है कि वो जिस तरह आप फरमा रहे हैं। ठीक है हसन पाशा साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, इस ब्रेक से वापस आते हैं। पुराम एक बार फिर खुश आमदेद। रजी साहब, आपने पूरी तफसील से हसन रज़ा पाशा साहब को सुना, बड़ी उन्होंने बैलेंस बात की। उन्होंने कहा जी कि इस ख़ास तौर पे तोशाखाना 2 केस में प्रॉपर जो है वो सफाई का मौका भी दिया गया और वकला की तरफ से कोई ऐसा एतराज़ात भी नहीं आए, तो गोया इमरान खान साहब के लिए तो फिर ये बड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी इस लिहाज से। ये मेरे भाई इसार राना साहब ने भी अपने बात में कहा, पहले मैं उसको जरा क्लैरिफाई कर दूं। मेरे इल्म के मुताबिक जो है आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात थे, आप उनके वकला को दाद दें कि उन्होंने चार्ज फ्रेम होने का मौका आने ही नहीं दिया। वो उससे पहले कानून को लेके और मेरा मतलब वाया भटिंडा इधर से निकल गए उधर से निकल गए, तारीखें लेते रहे। उन्होंने मुकदमे को टहलाया जरूर है, लेकिन चार्ज फ्रेम उन्होंने बहुत सारे मुकदमात के अंदर उनके खिलाफ नहीं होने दिया। आसिफ अली जरदारी साहब के जो वकील हैं, साबक रहे हैं, और जो प्लानर थे इसके, जो इस पूरी स्ट्रेटजी के प्लानर थे और एग्जीक्यूशनर थे, लतीफ खोसा साहब, वो आजकल पीटीआई की सफ़े अव्वल के उसमें शुमार होते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि लतीफ खोसा साहब जो है, जिस स्ट्रेटजी के तहत वो आसिफ अली जरदारी साहब को बचा के निकल गए, उन्होंने कहा बंदा अंदर रखो तुसी, लेकिन हमने मुकदमे को आगे नहीं बढ़ने देना। तो वो अंदर रहे, लेकिन उन्होंने मुकदमे आगे नहीं बढ़ने दिए। अब वही खोसा साहब जो हैं, लतीफ खोसा साहब, वो इधर हैं। यहाँ पता नहीं उनकी स्ट्रेटजी क्यों काम नहीं कर रही कि वो चार्ज फ्रेम भी करवा देते हैं, चार्ज फ्रेम के बाद गवाहों की लिस्ट भी दे देते हैं, और गवाह पेश भी नहीं करते जो उन्होंने अपने दिफा में पेश करने होते हैं, और उल्टा जवाब ये देते हैं कि ये गवाह हुकूमत प्रोड्यूस करे। हुकूमत कहती साढ़े गवाह ही नहीं है कि असी को पेश करिए, तो आडे गवाह ने ना तुसी लेके आओ, वो नहीं लेके आते। नतीजे के तौर पे मुकदमा फैसल हो जाता है, और जब मुकदमा फैसल हो जाता है, मैं इन मौजूदा हालात के अंदर इसको ये समझता हूं कि इस मुकदमे का फैसला होना भी पीटीआई की एक किस्म की मदद है, बानी पीटीआई की मदद है, क्योंकि अब वो इसके खिलाफ रिव्यू में जाएंगे। हाई कोर्ट जो होगा और वहां पे जो वकला होंगे, वो बहरहाल ये जो स्पेशल कोर्ट्स थी, इनके वकला से तो ज्यादा क्वालिफाई होते हैं। लेकिन रजी साहब, पाशा साहब का कहना यह था कि ये केस जिस तरीके से इसका फैसला हुआ है, रिव्यू में रिलीफ मिलने के इम्कानात कम है। नहीं, मेरा तो ख्याल अदरवाइज है। उनका ख्याल था कि जिस तरह बुलडोज करके सिस्टम को फैसले किए जा रहे हैं, ये रिव्यू के अंदर सस्टेन नहीं कर सकेंगे। वो कह रहे थे कि जो पहले तोशाखाना के केसेस थे उनसे इनको मुख्तलिफ एंगल से देखा गया है, इसमें प्रॉपर सफाई का मौका भी दिया गया और प्रॉपर इसकी प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ा है।
अच्छा, प्रॉपर प्रोसीजर बड़ा है, लेकिन वकला जो हैं उनकी जिम्मेदारी का लेवल ये देख लें कि आज ताखीर में आने पर वकला को बानी पीटीआई से मौका पर मौजूद डांट सुनना पड़ी। एक तो वो ताखीर से पहुंचे हैं, और दूसरा उन्होंने आके फौरी तौर पे कोई यूनिफाइड प्लानिंग थी ही नहीं, उन्होंने आके हाजिरी लगा दी। तो बानी पीटीआई ने ताखीर और हाजिरी लगाने दोनों बातों के ऊपर उनको डांट भी पिलाई है। तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब की जो पॉलिसी थी कि पार्टी जो है वो वकीलों के हवाले कर दें, 1 अरब रुपए से जायद की फीसें लेने के बावजूद भी हमारे वकला ने जैसे ही उनकी मर्जी के जज इधर उधर हुए हैं, उन्होंने कौन सा रिलीफ लेके दिया? मतलब मर्जी के जजेस के साथ पास जाकर उनसे रिलीफ ले देना, या जो गुड टू सी करने के लिए बैठे हुए थे उनसे रिलीफ ले देना तो कोई बड़ी बात नहीं थी ना। असल तो मसला होता है कि आप एक हॉस्टाइल जज से या न्यूट्रल जज से आप जो है वो अपने मुवक्किल के लिए कोई रिलीफ लेकर दें, तो उसके अंदर ये जजेस की, और इस वक्त देखिए पार्टी का सदर जो नामजद करता है वो भी वकील है, सेक्रेटरी जनरल भी वकील है, और अपने शोबे के नामवर नाम है। मैं उनके प्रोफेशनल क्रेडेंशियल के ऊपर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे ही वो जो दरवाजा बंद हुआ है गुड टू सी यू की ठंडी हवा आना बंद हुई है, इनको समझ ही नहीं आ रही कि लेके क्या चलना है। वो क्लिप घूम रहा है आजकल उस मुकदमे की समाअत का जिसमें ये पार्टी पे पाबंदी लगवा के बाहर निकले थे। अब अली जफर साहब इस मुल्क के चंद एक बड़े लॉयर्स में नाम है, और उन्हें अदालत के सामने तस्लीम करना पड़ा कि हमने प्रोसीजर पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया हुआ, और वो क्लिप आजकल घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वकला के हवाले पार्टी की बागडोर करने की जो पॉलिसी थी, मेरा ख्याल है कि उस पर नजर वक्त आ गया। इसार राना साहब, अक्सर पीटीआई पे ये इतराज़ उठता है कि जनाब इमरान खान साहब के जो साथी हैं वो ही चाहते हैं कि खान साहब जेल में रहें। अभी वकला का जिक्र हुआ, एक 2 सीनियर वकला हैं पीटीआई से वाबस्ता हैं, उनसे हमारी बातचीत भी हुई। उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब के मुकदमात में वकला हमेशा जो है वो नालायकी का मुजाहरा कर रहे हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लीगल जो जंग लड़ी जा सकती है उसमें भी वो बहुत पीछे रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि कहीं जो वकला की तैयारी है, ये जो लीगल सपोर्ट है इमरान खान साहब को, वो भी उस तरीके से मुयसर नहीं जिस तरीके से उनको एहतजाजी तहरीक की सपोर्ट मुयसर नहीं है? देखिए, एक तो मेरी तो खैर बात पीटीआई वाले सुनते नहीं तो इन वकला की जगह वो अगर बहुत कम पैसों में रज़ी साहब को रख लेना तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में इमरान खान को डिफेंड कर सकते हैं। वकला को जो करोड़ों रुपए दे रहे हैं, तो थोड़े से पैसे रज़ी साहब को दें तो ये ज़्यादा अच्छा कंसल्टेंसी दे सकते हैं, क्योंकि इनका तजर्बा भी जेल का ज़्यादा है, पुलिस मुकाबले भी इन्होंने ज़्यादा किए हुए, तो ये बेहतर बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मोहब्बत में जेल में गए थे। चले, जैसे भी कहे जगह ने जेला कटी है ने ना, मैं कहना जगह ने जेला कटी है ने। तो बात यह है कि मैंने मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त इमरान खान साहब जो है आज़ादी इज़हार राय के कायल नहीं थे, उस वक्त वो लोगों को जेलों में भेजा करते थे। नहीं, वो भी गलत करते थे, अगर नहीं थे तो वो भी गलत करते थे। अब मैं तो अगर कोई सहाफ़ी को की ज़बान बंदी करता है, वो कोई भी है, मैं तो उसके साथ नहीं खड़ा, मैं तो तब भी रज़ी साहब के साथ खड़ा था। और आज जब औखा वेला मेरे ते आएगा तो तुम दोवें मेरे नाल खड़े होगे। नहीं, हम आपके साथ तो हम तो इस बात पे हैं कि चाहे कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, इसीलिए तो मैं बढ़ के मारता हूँ कि आप मुझे जाने नहीं देंगे। तो कोई भी हो, हम तो आज़ादी इजहार के हक के साथ खड़े हैं भाई। दूसरी बात यह कि मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जब केस था तो मैं छोटा सा था, लेकिन चूंकि मुझे अखबार पढ़ने की आदत थी, तब भी हमारे घर में तब अखबार आता था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हुआ कि जी याहिया बख्तियार ने केस सही नहीं लड़ा इन भुट्टो साहब का, नहीं तो उन्हें फांसी नहीं होनी थी। उस टाइम मैं बच्चा था, मैंने इस बात पे यकीन किया कि यार फिर याहिया बख्तियार जैसा जो बंदा था उसने केस नहीं लड़ा सही। बाद में पता चला कि भाईजान वो लड़ भी लेता तो भुट्टो की फांसी तय हो चुकी थी और ज़ियाउल हक तय कर चुके थे कि फांसी लगनी है। तो यहाँ पे ये जितने मर्जी अच्छे वकील हो जाएं, कुछ भी हो जाए, जब जज बेहोश हो जाए उसे हॉस्पिटल ले जाएं, ड्रिप लगवा के फिर वापस लाएं और उसे कहें आज ही फैसला दे, तो उसे आपको समझ आ जाना चाहिए कि सिस्टम तय कर चुका है कि भाई फाइल लाना है तो लाना ही लाना है। वो तुम जेड़ा मर्जी वकील ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राणा साहब क्या सिस्टम को जो है वो गलत फैसलों से ललकारा नहीं जाता रहा? मेरे सामने एक ट्वीट पड़ा है
एक बड़े ही पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके दिखाओ। एक ने कहा है किसी में हिम्मत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की? तो ये आप खुद टकरे मारने के लिए जब तैयार थे तो फिर क्या होना था? नहीं, ये हमारे बचपन में जब हमने किसी को फैंटी पड़वानी होती थी तो हम सामने तगड़े वाले को कहते थे कि जो प्यो दे तो हाथ ला के दिखाया नो, ठीक है ना। तो वो हाथ लगा देता था, हम कहते थे जो प्यो दे दोबारा ला के दिखा। तो हम अपने दोस्त के साथ नहीं होते थे, हम तगड़े के साथ होते थे। वो छोड़ दें कि वो कोई इन ट्वीट से इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ। जैसे तो जावेद लतीफ़ भी कहते हैं कि मरियम हमारी रेड लाइन है, नवाज शरीफ अगर कुछ हुआ तो हम रियासत की ऐसे तैसी कर देंगे। तो अब जावेद लतीफ़ को कौन सा मैं सीरियस लेता हूँ कि भाई ठीक है उसके जज्बात हैं, वो कहता है। असल मसला तो जिन लोगों के दरमियान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इमरान खान की जहाँ पे जिनके साथ लड़ाई है वो अगर हल नहीं होगी तो अदालतें भी कोई वो नहीं करेंगी। जिस दिन वो होंगी उस दिन बायोमेट्रिक भी इमरान खान को जेल में जाके मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। सो ये सारी सूरत हाल में मैं अब अपनी असल मुद्दे की तरफ आता हूँ, और वो ये है कि अनटिल अनलेस इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई रास्ता नहीं निकलता, इमरान खान की मुश्किलात हल नहीं हो सकती। कुछ भी कर लें, मुश्किलात हल नहीं होंगी। लेकिन राणा साहब, कभी ये पीटीआई ने बैठ के सोचा कि ये लड़ाई का आगाज़ क्यों किया गया, किस लिए किया गया, और इसके नताए से बेखबर होकर लड़ाई शुरू कर दी गई? नहीं, पीटीआई को भी पता है कि इस लड़ाई क्या थी, और वो जिस लेवल की लड़ाई थी उसमें उन्हें तो कुछ और नज़र आता था, और हारने के बाद जो हो रहा है वो कुछ और नज़र आ रहा है। तो मैंने बार बार एक जुमला कहता हूँ कि खान साहब ने खुद को ओवर एस्टिमेट और इस्टेब्लिशमेंट को अंडर एस्टिमेट किया। वो सही गेज नहीं कर सके जिन लोगों की हल्लाशेरी और उसके साथ उनके जो को बहुत सारे वो ख्वाब थे, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता था कि सामने लोहे की दीवार है, इसे टक्कर मारेंगे तो आपका सर फटेगा, लोहे की दीवार को कुछ नहीं होगा। तो क्या पार्टी वकला से लेके सियासतदानों के हवाले नहीं उनको कर देनी चाहिए? उनके साथ बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं। कौन से सियासतदान मलिक साहब, केड़ी अल्लाह वाले हो गल्ला कर दियो। असद कैसर सारे सियासतदान आपने नाहल कर दिए, आधे भाग गए। मैं सुन लेना, आधे भाग गए, आधे नाहल कर दिए, आधे माफिया मान के बैठ गए। तो कौन से सियासतदान रह गए? परवेज इलाही सदर थे, परवेज इलाही क्यों नहीं आगे आते? वो तो बाहर हैं। जो सियासतदान जिनके जिम्मे सब कुछ था वो नहीं कर रहे, तो फिर किसी ने तो करना ही था ना। जो सियासतदान है वो कहीं मिल गए, कहीं किसी डाकखाना कहीं और निकल आया, कोई कुछ निकल आया, तो फिर वो किसको हवाले करते? किसी को हवाले तो करना था। परवेज इलाही साहब हो, कुरैशी साहब हो, इजाज चौधरी साहब हो, यास्मीन राशिद साहबा हो, उमर सरफराज चीमा साहब हो, इनसे तो कोई मिलने को तैयार नहीं, ना जेल में इनसे कोई मुलाकात करने आता है। ये क्या पार्टी ने खुद नहीं ऐसा माहौल बना दिया कि जितने बेचारे सियासतदान कुर्बानियां भी दे रहे हैं साइड लाइन कर दिए गए? इमरान खान से कौन मिलने जाता है? 1000 के करीब इनके टिकट होल्डर हैं, और टोटल पार्लियामेंट सारी मिला के इनके जो अरकान असम्बली 600-700 से ऊपर हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जो वहां पहुंचे होते? नहीं पहुंचे होते। वो इमरान खान की बहनें और चंद उनके साथ वो इमरान खान के दीवाने। तो इमरान खान से नहीं मिलने की आदत जाती तो आप इन लोगों का गिला क्या करेंगे भाईजान? वहां पे क्या कहते हैं, तीनों बहनें होती हैं या उनके साथ कुछ लोग कमिटेड जो होते हैं वो होते हैं। अदरवाइज पीटीआई को अगर फर्ज करें ये भी मान लो कि 1.5 करोड़ वोट पड़ा था, तो क्या वो 10 लाख बंदे, 5 लाख बंदे भी नहीं वहां इकट्ठे कर सकते? इसलिए कि जो बाहर की क़यादत है वो इमरान खान को बाहर लाना ही नहीं चाहती। दे हैव नो इंटरेस्ट कि इमरान खान बाहर आए। उन्होंने तो रोजी रोटी चल रही है ऐसे गलते कि इमरान अंदर रहे। सलमान अकरम राजा साहब, इससे पहले कोई सलमान अकरम राजा साहब को जानता था? बैरिस्टर गोहर को कोई जानता था? मुझे बताएं। तो उनको इतना आला अरफा मुकाम मिल गया, इमरान खान आएगा तो कितने जाएंगे? तो भाई जो लोग बाहर मौजे कर रहे हैं उन्हें क्या जरूरत है इमरान खान को बाहर लाने की? वो बस ठीक है, चल रहा है जैसे चल रहा है। पाशा साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है पीटीआई की, पीटीआई को गिला है कि हमें जो है वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ये सर्कल तो घूमता रहा है। कभी पीएमएल इसका निशाना थी। इमरान खान साहब खुद लोगों को जेलों में भेज के बड़े खुश हुआ करते थे, नाम ले लेके पुकारा करते थे, आज फलां को जेल भेजेंगे, उसको जेल में डालेंगे। ये सारी सूरत हाल से सियासतदान सबक क्यों नहीं सीख सके? मलिक साहब, सियासतदान कैसे सबक सीखेंगे मुझे बताएं ना। क्या आज के इस
सूरत हाल को देखते हुए आप जरा चश्मे तसव्वुर से देखें कि आज एक वन फाइन मॉर्निंग आपको पता चलेगा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से राजी हो गई है और इमरान खान को मसनद वजीर आजम पे बिठा दिया गया है। क्या इमरान खान इनकार करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। बल्कि इसी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे जिस तनख्वाह पे आपके वजीर आजम कर रहे हैं या खुद बतौर वजीर आजम वो कर चुके हैं। सर इनकार कौन करेगा? अगर इन दोनों को भी हटा दें तो जो जरा क्यों तो देखें कितनी है, तीसरे चौथे पांचवें 10वें 50वें नंबर पे हर बंदा तैयार है। और अब पब्लिक के लिए नहीं काम करना, अब आपको पब्लिक के को अपनी तरफ राग़ब करने के लिए कोई ऐसा मंशूर भी नहीं लाना पड़ा। अब एक ही मंशूर है जो सब पार्टीज का है, पीटीआई का भी, नील का भी, तहरीक इंसाफ का भी, और दो जितनी पार्टीज हैं। और वो क्या है वो सबको पता है, आपको भी पता है कि क्या मंशूर है। बिल्कुल ठीक। सो पब्लिक की बात कोई भी नहीं कर रहा। मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट परफॉर्मर, हर बंदा ये कह रहा है। बिल्कुल ठीक। और भी हजार होंगे जो कि दावेदार होंगे, आप पे निसार होंगे, कभी आजमाओ ना। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब। एक और ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात होगी खैबर पख्तूनख्वा के उन इल्ज़ामात के हवाले से जो मुसलसल सुहेल अफरीदी साहब जो वहाँ के वज़ीर आला हैं वो ये लगा रहे हैं कि वफाक पैसे नहीं दे रहा, NFC के पैसे नहीं मिल रहे। लेकिन आज वजारत ख़जाना ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह कहा गया है कि ये PTI का सारा बयानिया गलत है। PTI के तमाम जो वाजबात हैं हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के, वो भी अदा किए जा रहे हैं और NFC के जो अवार्ड हैं, जो अवार्ड्स के पैसे हैं वो भी तसलसल के साथ फराहम किए जाते हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद। रज़ी साहब, आज वजारत ख़जाना ने बड़ी सख्ती से तरदीद की है उन इल्ज़ामात की जो सुहेल अफरीदी साहब लगा रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा की जो PTI है वो लगाती रहती है जी वफाक पैसे नहीं देते। लेकिन आज जो है एक स्टेटमेंट जो जारी की गई उसमें कहा गया है कि हर जो है 15 दिन बाद NFC की अवार्ड की जो है रकूम की फराहमी की जाती है और 2010 से लेके आज तक जो है नवंबर यानी 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 8,404 अरब रुपये अदा किए जा चुके हैं। NFC का जो हिस्सा है उनको वो भी प्रॉपर मिलता है। अलबत्ता PSDP के हवाले से कहा गया कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो साथ साथ तब रिलीज़ किए जाते हैं कि वो बन रहे हों, उनकी तकमील हो रही हो, उन पे काम हो रहा हो, तो वो तमाम सूबों में उस तरीके से अदा किए जाते हैं। मुज़म्मल असलम साहब जो मशीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने इन इदाद शुमार की तरदीद तो नहीं की, अलबत्ता ये कहा है कि दीगर सूबों को जो फ़ंड्स दिए जा रहे हैं वो भी सामने ले आए वजारत ख़जाना, और जो PSDP है बाकी सूबों को कितना मिलता है उस बारे में भी बताया जाए। तो ये बयानिया था PTI का कि हमें तो पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन बड़ी डिटेल्स आज ये इदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो पैसे थे वो इतने दिए गए थे, फाटा के लिए जो 1% इजाफी रकूम थी वो भी अदा की गई। तो ये जो एक पूरा बयानिया था PTI का कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे, उसको तो आज वजारत ख़जाना ने उसकी तरदीद कर दी है। देखिए, इस बात के जवाब देने से पहले मैं आपको अपने बचपन का एक वाकया सुनाना चाह रहा हूँ। बचपन में हम पतंग उड़ाया करते थे और पतंग उस वक्त 6 पैसे की आती थी। एक आना उसको कहते थे। 6 पैसे का आना होता था, 5 पैसे का सिक्का और साथ में 1 पैसे का सिक्का। और जो बड़ी पतंग थी वो 10 पैसे की आती थी जिसको वड्डा आना कहते थे। अच्छा, हमने वो पतंग लानी, उसको तनावे डालनी और दीवार के साथ खड़े होकर जब उसको उठाने की कोशिश करनी, तो वहां पे एक जबरदस्त किस्म का माहिर आदमी होता था, इसार राना जैसा, हमारा हमसाया होता था। तो उसने फौरी तौर पे उस पर कांटी मारनी और वो पतंग हमारी लेके तो उसने निकल जाना, नीचे सीढ़ियों के रास्ते अपने घर चले जाना। तो हमने काउंट करते रहना कि जी आज इसने एक आने वाली हमारी पतंग लूटी है तो हम इससे 1 आना लेंगे। फिर हमने कहना नहीं, वड्डे आने वाली लूट ली है तो हमारे उसके 2.5 आने हो गए। तो करते करते वो मामला जो था उस वक्त 27 रुपए पे पहुंच गया था, इतनी उसने हमारी पतंगें लूटी। लेकिन वो 27 रुपए हम उससे कभी क्लेम नहीं कर पाए, क्योंकि वो डाटा आदमी भी था, थोड़ा सा बड़ा भी था और फिर तनोमंद भी था और हाथ पैर भी उसके बड़े ठीक थे, तो मारता भी बड़ा था जब उससे इस तरह का मुतालबा करने की अगर कोशिश होती।
ये मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो माहिरीन बैठ के अपने क्लेम एस्टिमेट करते हैं ना कि अगर ये जो यहाँ पे है, क्या नाम है इसका, तरबेला के अंदर पानी इतना आया होता तो इतनी बिजली बननी थी और इसकी इतनी रॉयल्टी बननी थी, तो ये पानी जो नहीं आया ये वफाक की वजह से नहीं आया, हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। इस तरह की कहानियां हैं उनके पास। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से उनके एक ऐसे माहिर से बात करने की कोशिश की, बड़े खलूस नीयत के साथ, कि जो ये कैलकुलेशन बना, देखिए वहां का खजाना का डिपार्टमेंट है, वो खजाना का डिपार्टमेंट जो है वो वफाक में अपना केस लड़ने की पूरी तैयारी करता है। तो मैंने समझने के लिए उनसे कहा, तो उनके पास जो फाउंडेशन थी ना उस क्लेम की, वो सारी स्पेकुलेटिव थी और उसमें अगर मगर बहुत था कि अगर ये ऐसा हुआ होता तो इतने पैसे हमारे निकलते थे। मतलब कि देखिए ये पानी जो इतना सारा जा रहा है इसकी भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और अगर ये रॉयल्टी मिले तो इतना पैसा है। भाई पानी जो है वो पाकिस्तान का है, वो पहले वो गिलगित बल्तिस्तान में होता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है, उसके बाद पंजाब को टच करता हुआ आगे गुजर जाता है। तो यार ये सबके इस्तेमाल का है, उसके डिवीजन का हमारे पास कोटा मौजूद है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किसी हुकूमत ने आज तक डेरा इस्माइल खान के लिए कोई नहर नहीं बनाई कि वो उसका कोटा इस्तेमाल करे, तो वो उनका अपना कसूर है। इसमें सिंध और पंजाब को आप क्यों मतून करें कि जनाब ये हमारा पानी ले जाते हैं, आप अपना पानी ले ना, कालाबाग डैम बनाए और परली तरफ डेरा इस्माइल खान को कल्टीवेट करे। लेकिन उनके पास जो इसीलिए आप देखिए मुजम्मल असलम बड़े काइयां और चलाक शुरूर आदमी है कि वो हकायक पे नहीं आए, उन्होंने बात बदला दी कि जनाब बाकियों को भी, भाई बाकियों को मिल रहा है, तो उन्होंने बकायदा उसके लिए प्रोजेक्ट बनाए हुए, वो उन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं और सर्टेन लेवल के ऊपर उसकी कंप्लीशन के ऊपर उनको फंड्स भी रिलीज होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ये बताए हमें, हम ये केस लड़ने के लिए मैं जाती तौर पे तैयार हूं। खैबर पख्तूनख्वा का मुजम्मल असलम मुझे बताए कि पिछले 4 साल के अंदर, जब से इनकी हुकूमत गई है 3 साल के अंदर, इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट बना के वफाक को दिया है कि इसको पीएसडीपी में शामिल करें, और वफाक ने इनकार किया। ठीक हो गया। हमेशा वफाक की तरफ से इंपोज हुआ है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए आपको इस फोर्स की जरूरत है, ये ले पकड़े पैसे, आप ये फोर्स रेज करें। इन्होंने कोई फिजिकल प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बना के दिया हो। सर मैं पहला बंदा हूँ लाहौर पंजाब से जो जाके खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा इस्लामाबाद में लड़के आऊंगा। मैं चूंकि पुराना बड़ा मुख्तसर वक्त बचा है, इसार राणा साहब, ये जो एदाद शुमार थे जी 2200 अरब देने हमारे वफाक ने, आज वजारत ख़जाना ने जो तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक तो 17 दिसंबर को भी जो है वो पैसे जारी किए गए हैं, ख़ास तौर पे NFC के हवाले से 46.44 अरब पे 17 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दिए गए। पूरी तफसीलात है कि कौन कौन की मदद में जो इनको पैसे दिए गए। अच्छा देखिए, ये तो जाहिर है वो जाने, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, लेकिन क्या हर्ज है अगर बाकी सूबों को जो पैसे रिलीज किए गए वो भी जारी बता दिए जाएं, तो इसमें क्यों ओला रखा जा रहा है, छुपाया क्यों जा रहा है? नहीं वो भी आ जाएंगे सामने। और क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? वो तो ले है ना, लाने चाहिए। जब वजारत खजाना ने इतनी तेजी से काम दिखाते हुए बताया कि हमने इतने पैसे अब तक दिए, तो वो साथ वो भी बता देती कि बाकी सूबों को क्या दिए। तो दूध दा दूध, पानी दा पानी, किसी को बुक कहने का मौका नहीं। उसके मुताबिक वजारत खजाना कहती है सब सूबों को हम दे रहे हैं, सिर्फ जो चीज उन्होंने मांगी PSDP के हवाले से, PSDP है वो तरक्याती मनसूबे जो सूबों ने देने होते हैं वफाक को, उस पर काम होगा तो पैसे मिलेंगे ना जी। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब ये बात क्लियर हो जाती, वो कह देते भाई ये फला सूबे ने इतने तरक्याती काम किए उसको इतने पैसे जारी हो गए, सिंध ने इतने किए उसको इतने जारी हो गए, तो ख़त्म हो जाती बात। तो इसमें तो कोई ऐसी मसले वाली बात ही नहीं थी। और दूसरी बात ये कि जैसे रजी कह रहे हैं कि ये कि PTI का मुकदमा इस्लामाबाद जाके लड़ते, मैं भी पंजाब का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक दफ़ा देखें ना, हमारा पंजाब, जितने हमारे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मंसूबे शुरू हुए हैं, वो तो पूरे उनके नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के सारे दौर मिला लें तब भी इतने मंसूबे नहीं शुरू हुए जितने मरियम साहबा ने अब शुरू कर दिए हैं। ये तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। माजी की सारी हुकूमतें नाकाम हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब 3-4 दफ़ा वज़ीर आला बने, शहबाज शरीफ साहब बने, सब नाकाम हो गए। मरियम साहबा ने जितना 2 साल के अंदर काम किया, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ।
उन्होंने खुद कहा कि एक खातून ने वो काम कर दिखाया जो माजी में किसी हुक्मरान ने पंजाब में नहीं किया। मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि वाकई माजी में ना शहबाज शरीफ साहब वो कर सके ना नवाज शरीफ साहब कर सके। और दूसरी बात आखिरी ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि देखिए मुझे पैसों वैसों का तो नहीं पता भाई, मैं उसका आदमी नहीं हूँ, मुझे तो तनख्वाह भी जो मिलती है बेगम सारी ले लेती है, मैंने तो रोज़ दे लेने पैंदे ने। असल मसला ये कि विफाक जो है ना KPK के साथ तासुब का मुजाहरा करता है। 92 अरकान असम्बली हैं उनके, जिनमें से 70 के ऊपर विफाक ने मुकदमा दर्ज कराए हुए मुख्तलिफ थानों में इस्लामाबाद के। तो ऐसा क्या जुर्म कर दिया KPK के? इस्लामाबाद आएंगे अगर अरकान असम्बली, डंडे हाथ में होंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, सरकारी गाड़ियां जलाएंगे, क्रेनें लेकर रुकावटें हटाएंगे, मुकदमा तो दर्ज करेंगे ना आप। यही इमरान खान सब क्या करते थे लोगों के खिलाफ मुकदमे। तो माजी में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ जब इस्लामाबाद गए थे तो तब तो किसी पे मुकदमा नहीं हुआ था, सब पे मुकदमे तो हुए जिन्होंने इसी तरह इस्लामाबाद चढ़ाई की थी। नहीं, तब बिलावल भुट्टो और क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब जब महंगाई का जुलूस लेके गए थे और बिलावल ने जाके कहा था मैं इस्लामाबाद पहुंच गया हूँ, तो तब तो किसी पे मुकदमा नहीं हुआ था दर्ज। कोई क्रेन से क्रेन से चीज हटाई नहीं गई, कोई रेलवे स्टेशन नहीं जलाया गया, कोई मेट्रो स्टेशन नहीं जलाए गए, कोई थाने नहीं जलाए गए। अगर जलाए जाते मुकदमे होते। देखें मलिक साहब, अब मैं तो इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि इससे करूँगा तो मेरा पैर क्रीज से बाहर चला जाएगा कि ठीक है आप थोप दें उन पे 9 मई सारा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं तो बाकी सूबों की कारकर्दगी पूछता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जो 9 मई की कहानी मुझे सुनाए माय बेस्ट फ्रेंड की। आप बताएं कि आप लोगों ने क्या किया है पिछले 10, 15, 20 सालों में, पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया है। तो पंजाब की जहाँ तक है तो मैं तो कह रहा हूँ कि पंजाब के साथ वैसे ही NFC अवार्ड में ज़्यादती होने जा रही है। और क्या कहते हैं इससे पहले जब वो मरदमशुमारी हुई उसमें भी ज़्यादती हुई है। तो मैं तो मरियम साहब से कहूँगा कि अपने चचा के खिलाफ सामने खड़ी हो जाएं पंजाब के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मैं उनके साथ हूँगा। राणा साहब, इसार राणा साहब, रिजवान रहमान रज़ी साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।